हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मौर्य वंश और मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। और वहीं मौर्य वंश में हम जो राजा हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे, अशोक के बारे में देखेंगे, अंतिम में जो राजा था उसके बारे में देखेंगे। तो इसका पतन कैसे होता है वो भी हम जानेंगे। इसकी व्यवस्था थी वो क्या क्या व्यवस्था थी उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये मौर्य वंश की ये पीडीएफ है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या क्या व्यवस्था रही है। तो मौर्य वंश की सबसे पहले जानकारी के स्रोत क्या है वो देखना है। इसका वर्ण कौन सा है वो देखना है। और वहीं इस शासक और कार क्या थे उनकी वो देखने। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इन सभी से होते हुए हमको चलना है। और वहीं सामाजिक व्यवस्था और इसका जो जीवन है वो क्या था वो भी हमको पढ़ना है। धार्मिक जीवन कैसा रहा इनका वो देखनी है। इसके साथ ही कला और संस्कृति, वहीं पतन और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में हम इस क्लास का दी एंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है आज एक क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य ख़त्म हो जाए हैं और उसके बाद में इसको हम कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो चलिए वैसे भी मौर्य वंश बहुत बड़ा है और देखते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास में इसे ज़रूर भेजें और लाइक शेयर करते रहें, ठीक है। तो मौर्य वंश की जो जानकारी के स्रोत हैं, तो दोस्तों मौर्य वंश की जो जानकारी के स्रोत हैं वो दो स्रोत हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत, वहीं दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम देखें तो इसमें देसी और विदेशी दो प्रकार के स्रोत हो जाएंगे। दो प्रकार के साहित्य होंगे। तो देसी साहित्य के बारे में देखेंगे और विदेशियों के बारे में देखेंगे। विदेशी जो लोग यहाँ पर आए उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है उस समय के अकॉर्डिंग, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। वहीं देसी स्रोत की देखें तो देसी स्रोत में दो तरह के आ जाएंगे, जिसमें एक धार्मिक स्रोत हैं और वहीं एक धर्मनिरपेक्ष जो धार्मिक जीवन से कुछ अलग होगा, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करें तो जिसमें आपको पढ़ना हुआ है अभिलेख क्या थे। जैसे कि अभिलेख में जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के अभिलेख हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की जो अभिलेख है उनके बारे में देख रहे हैं। वहीं पुरातात्विक स्रोत में सिक्के आ जाएंगे। तो सिक्के जैसे कि उस समय पर्ण चलता था जो सिल्वर कॉइन्स होता था। और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य के टाइम के कुछ स्थापत्य कला भी देख लेंगे, जैसे भवन निर्माण और मूर्ति वगैरह, उनसे भी क्या पता चलता है इस मौर्य वंश के बारे में वो सब हम जान लेते हैं। चलिए जो धार्मिक स्रोत हैं, धार्मिक स्रोत में हम देखेंगे तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म या बौद्ध साहित्य देखेंगे। वहीं बौद्ध धर्म में देखें तो जैसे कि दीपवंश है, दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान, ठीक है, मिलिंद पन्नो ईटीसी, ये धार्मिक स्रोत हैं बौद्ध धर्म के। और यहाँ से इनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद में जो अशोक मौर्य है उनका जो इतिहास है इन बौद्ध धर्म के साहित्यों से पता भी चलता है। तो चलिए उसके बाद में जो जैन साहित्य देखें तो जैन साहित्य में परिशिष्ट परवन और भद्रभाव चरित्र, इन सभी में मौर्य वंश का इतिहास दिखाई देता है। उसके बाद में कुछ ब्राह्मण साहित्य भी हैं जिसे हिंदू ग्रंथ बोलते हैं। ब्राह्मण साहित्य जो कि आज का टाइम का जो हिंदू धर्म है, ठीक है, और उसमें विष्णु पुराण है, अन्य जो हिंदू ग्रंथ है और टीका है उनमें भी मौर्य वंश का जो साम्राज्य है वो दिखाई पड़ता है। तो मौर्य वंश के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में भी उसका विवरण दिया गया है। उसके बाद देखते हैं जो पंथ निरपेक्ष जो साहित्य हैं वो कौन से। जैसे आपने नाम सुना होगा अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, क्या नाम सुना होगा, अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य की लिखी गई है। और यह एक धर्मनिरपेक्ष बुक है। कैसी है, धर्मनिरपेक्ष और सबसे पुरानी बुक है, कौटिल्य की है, ठीक है। जैसे आप विष्णुगुप्त कहते हैं या चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कुल 15 भाग है और इसका जो भाषा है वो है संस्कृत। इसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की गई है। इस पुस्तक की जो अर्थशास्त्री तुलना किससे की गई, मैकियावेली की जो प्रिंस हैं उससे की गई है। और यह मूलतः गद्य में लिखी है। ये मूलतः किस में, गद्य में, लेकिन अध्याय के अंत में पद्य भी पाया जाता है, ठीक है। यह मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, यानी गद्य शैली में लिखी गई और इसके अंत में पद्य में भी इसके बारे में लिखा है, ठीक है। और इसकी जो पांडुलिपि की जो खोज की थी तो किसने की है, तो उसका नाम ध्यान रखना, आर राम शास्त्री हैं, आर राम शास्त्री नाम है, ठीक है। चलिए इसके इसमें कई भाग हैं, कुल 15 भाग हैं और 15 भाग में हम जो अर्थशास्त्र का जो पहला भाग है
उससे बड़ा इम्पोर्टेंट भाग इसमें दिए गए हैं, ठीक है। पहले भाग में राजस्व संबंधी मामले हैं, कैसे, तो आपको ध्यान रखना राजस्व संबंधी मामले हैं और राजस्व प्रशासन के बारे में दिया गया है। वहीं दूसरे भाग की बात करें तो इसके जो दूसरा भाग है उसमें नागरिक प्रशासन के बारे में दे रखा है। किसके बारे में, नागरिक प्रशासन के बारे में। और तीसरे और चौथे भाग में फौजदारी दीवानी मामले अन्य जो कानून संबंधी ब्यौरा दे गए हैं, ठीक है। वहीं इसके पंचम भाग में सम्राट के अधिकार और सेवकों के कार्य संबंधी विवरण दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और जो छठा भाग है उसमें छठे भाग में सप्तांग के सिद्धांत दिए गए हैं। और सप्तांग जैसे कि आप जानते हैं तो राजा, सबसे पहले सप्तांग के जो अंग हैं वो देख लीजिए। तो एक है राजा और उसका राज्य, अमात्य और दुर्ग, जो कि अमात्य सेनापति होता है, और उसका दुर्ग, बल, कोष और मित्र, ठीक है। तो ये है सिर, राजा जो सिर होता है वो राजा होता है, ठीक है। जंगा उसका राज्य है, आँख उसके अमात्य हैं, बाहें उसका दुर्ग है, मस्तिष्क उसका बल है और मुख उसका कोष है, कान उसके मित्र हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका इसमें छठे भाग में विवरण दे रखा है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो अंतिम भाग है, एक अंतिम नौवां भाग, तो नौवां भाग में इसमें क्या दे रखा है, उसमें अंतिम जो नवा भाग है उसमें विदेशी राज्य और समझौता संबंधी युद्ध ईटीसी जो संधि समझौता होते हैं, जैसे कि युद्ध के बाद में, उन सभी के बारे में विवरण दे रखा है, ठीक है। तो उन सभी का जो वर्णन है तो अंतिम 9वें भाग में दिया गया है। इसके बाद में विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस बुक है उसमें देखिए, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में दिया गया है। मौर्य वंश का जो आगमन और नंद वंश का पतन के बारे में जानकारी मिलती है। विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस बुक है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो मुद्रा राक्षस बुक है, तो मुद्रा राक्षस में आप किस किस का विवरण बताओगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के बारे में दिया गया है, ठीक है। मौर्य वंश के आगमन और नंद वंश का जो पतन है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस बुक से मिलती है, ठीक है। एक और बुक है जिसका नाम है राजतरंगणी। तो दोस्तों ये सभी बुक है ना, ये धर्मनिरपेक्ष बुक है, ठीक है। तो राजतरंगणी, क्या नाम है, राजतरंगणी। तो ये कल्लण की बुक है, किसकी है, कल्लण की। और इसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी, वो इसी बुक में दिया गया है, ठीक है। अशोक ने जो श्रीनगर शहर की स्थापना की थी उसका विवरण राजतरंगणी में दिया गया है। अब बात करते हैं जो हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो बाणभट्ट की पुस्तक है, किसकी है, हर्षचरित्र है बाणभट्ट की, ठीक है। और इसमें मौर्य वंश के पतन के बारे में पता चलता है। किसके बारे में, मौर्य वंश के पतन के बारे में पता हर्षचरित्र की बाणभट्ट नामक का जो पुस्तक है उसमें पता चलता है। अब बात करते हैं जो फॉरेन सोर्सेस हैं, ठीक है, विदेशी स्रोत हैं। विदेशी स्रोत में देखिए तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनी आता है भारत में, तो मेगस्थनी की जो पुस्तक है वो है इंडिका। और इसमें मौर्यों का जो नाम है वो मौर्य दिया गया है। और मौर्यों के बारे में क्या क्या व्यवस्था दी गई है, तो इसमें उनका सामाजिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था, चंद्रगुप्त मौर्य और आर्थिक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया, क्योंकि इसी के समय ये मेगस्थनी भारत में आया था। और आर्थिक जीवन इत्यादि इसमें दिए गए हैं। इन्हें सभी की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप बताओगे इंडिका से प्राप्त हो रही है, ठीक है। और भी कुछ बुक्स हैं उनके बारे में, उनसे भी भारत के जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक उनके जो मौर्य वंश से उनकी जो जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। जैसे डायमेकस और प्लूटार्क हैं, एशियन और एस्ट्रोबो इत्यादि, ठीक है। अन्य भी जो बुक हैं इनसे मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हम जो सबसे पहला शासक था मगध का, मौर्य वंश का जो पहला शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मगध पर राज शासन किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ ऐसा विवरण है, 323 से 298 बीसी, जो 323 बीसी से 298 बीसी तक का जो समय है वो है चंद्रगुप्त मौर्य का। इनकी माता का नाम था मुरा, क्या नाम था, मुरा। पिता का नाम था सर्वार्थ सिद्ध मौर्य, क्या नाम है, सर्वार्थ सिद्ध मौर्य। गुरु का नाम है चाणक्य, इन्हीं को कौटिल्य बोलते हैं। और इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है। विष्णुगुप्त इनका ओरिजिनल नेम है, यानी कि विष्णुगुप्त कैसा है, इनका असली नाम है, ठीक है। और इनके धार्मिक गुरु थे भद्रबाहु,
जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, आइए अन्य नाम के बारे में बात करें तो अन्य नाम कहाँ कहाँ और किस किस पुस्तक में मिलते हैं वो देख लीजिए। तो अन्य नाम में एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस ये एरियन और प्लूटार्क के जो अनुसार बोला जाता है। एरियन और प्लूटार्क के अनुसार एंड्रोकोटस जो नाम दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का। सेंड्रोकोटस ये जस्टिन और एस्ट्राबो के अनुसार नाम है। ठीक है, आइए इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो आप बताओगे मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इनकी 2 पत्नियां भी हैं। उनमें से पहली पत्नी का नाम है दुर्धरा और दूसरी का नाम है हेलेना। तो दुर्धरा और हेलेना दोस्तों, जो दुर्धरा थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके और उसकी जो पुत्री थी दुर्धरा उससे शादी की और मगध पर शासन कायम किया है। तो दुर्धरा कौन थी? तो वो घनानंद की पुत्री थी। और हेलेना कौन थी? तो हेलेना भी थी ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी कि एक देश से दूसरे देश से विवाह। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये हेलेना थी जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सेल्यूकस निकेटर और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य का हेलेना के साथ में। इसका अन्य नाम भी है कार्नेलिया। क्या नाम है? कार्नेलिया। तो एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम ध्यान रखना। सेल्यूकस निकेटर से जो युद्ध होता है वो होता है 305 BC में। कब होता है? 305 BC में होता है। और सेल्यूकस जो निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। ये बात ध्यान रखना। तो जो सेल्यूकस निकेटर था उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। हराने के बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या क्या मिला वो भी ध्यान रखें आप। तो हारने के बाद में सेल्यूकस निकेटर ने हारने के बाद 4 प्रांत, जिनमें से एक का नाम है काबुल, एक का नाम कंधार, हेरात और बलूचिस्तान जो कि मकरान क्षेत्र है, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया और अपने पुत्र कार्नेलिया का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। तो जो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है 305 BC में, और हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री किसे दे देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, उससे शादी कर देता है और उसके बाद में 4 प्रांत उन्हें दहेज के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए थे भेंट स्वरूप, ये ध्यान रखना। तो जब संबंध हो जाता है तो 500 हाथी भेंट स्वरूप दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा भारत रौंद डाला था। ऐसा प्लूटार्क के अनुसार बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में अपने टाइम पर दुनिया की सबसे ज़्यादा सेना थी। तो जस्टिन के अनुसार अगर हम बताएं तो जस्टिन के अनुसार सारा भारत चंद्रगुप्त मौर्य ने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है, तो वास्तविक जो भारत को एकत्रित करने में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने पूरे भारत को पर शासन भी किया है। महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को जम्मू द्वीप का सम्राट चाणक्य ने बनाया था। जम्मू द्वीप तो आप जानते ही हैं, जम्मू से लेकर पूरा जो अपना पूरा इंडिया है ना, तो वो सारा क्षेत्र जम्मू द्वीप के नाम से भी एक भारत का एक नाम है जम्मू द्वीप। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। करीबन 9 नामों से जाना जाता है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आर्यवर्त। ठीक है, और भी नाम है। तो जो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, इसे आप ध्यान रखें आप, सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था उसका नाम था मेगास्थनीज। ऐसा आप ध्यान रखें, जो सेल्यूकस निकेटर हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में और हारने के बाद में अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है। उसके साथ ही 4 राज्य दे देता है दान में, यानी कि दहेज में। और चंद्रगुप्त मौर्य के पास में अपने ये एक राजदूत भेजता है जिसका नाम है मेगास्थनीज। उसके दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में ये आया था, ये बात आपको ध्यान रखनी। जो मेगास्थनीज है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था उसके दरबार में। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इनकी जो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। और इंडिका के में जो दिया गया है वो एक समाज के बारे में और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। अन्य के बारे में राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सेना के बारे में हर प्रकार से जो व्यवस्था थी वो सभी
इंडिका में देखने को मिलती है। ठीक, अब आते हैं जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील सौराष्ट्र का गवर्नर था। सुदर्शन झील का जो निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था सौराष्ट्र का जो गवर्नर था उसने करवाया था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नियुक्त किया था सौराष्ट्र का गवर्नर। राजस्थान था, ये कहाँ पर है? सौराष्ट्र, यानी कि जो गुजरात में है। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। इसका विवरण कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। और जो वहाँ का गवर्नर था वो किसने नियुक्त किया था? तो आप बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने है। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने 12 वर्षों का मगध में अकाल पड़ने पर चंद्रगुप्त मौर्य 12 वर्षों का मगध में अकाल पड़ने पर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चले गए थे। और सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध को विदेशियों से मुक्त भी किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने महास्थाना और सोगोरा अभिलेखों में अकाल की जो चर्चा की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कौन कौन से? महास्थाना और सोगोरा में जो अभिलेख हैं इसमें अकाल के बारे में चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज मंडन ऋषि हैं और सिकंदर के बीच जो वार्तालाप की। एक सेकंड। इसके बाद में देखना है जो मेगस्थनी मंडन ऋषि और सिकंदर के बीच में जो वार्तालाप है की चर्चा करता है। और अब बात करते हैं इनकी जो मृत्यु कब होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 BC में होती है और श्रवणबेलगोला में वो हो जाती है कर्नाटक में, जो कि और एक और पद्धति है जिसका नाम है सुलेखाना पद्धति, उसके माध्यम से इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे बोलते हैं फास्टिंग सिस्टम या उपवास विधि है। ये जैन धर्म में एक प्रक्रिया होती है जिसमें अंतिम क्षण में उपवास करके और धीमे धीमे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैन बच्चों की तरह शरीर का त्याग करना, ये एक परंपरा होती है जैन धर्म में। इसके बाद जो शासक आते हैं उसका नाम है बिंदुसार। तो दोस्तों समय के अभाव के कारण आज कुछ हमको काम में थोड़ा सा है, और बिंदुसार से हम कल क्लास देखते हैं बिंदुसार के बारे में। इसे हम नेक्स्ट डे हम यानी कल देखते हैं इसे हम। तो चलिए आज हम इतना ही यहाँ तक रखते हैं और कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर आपके पास। ये 6:30 बजे आपको टाइम ध्यान रखना है। ये 6:30 बजे शाम को अपलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।